लेकिन अनफॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारे तमाम कवानीन का जब राजनीतिकरण हो जाता है और जब सियासत उसमें इन्वॉल्व हो जाती है और ताल्लुक उसमें आ जाता है तो करप्शन पैदा हो जाता है। करप्शन की वजह से जो है वो हम दोस्तों आदाब, मैं हूं अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ मीडिया चैनल। लॉकडाउन का बहुत बड़ा असर पूरी दुनिया के ऊपर पड़ा है, तो सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल बैलेंसिंग करने के लिए हमारे पास अभी तक कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं था जिससे हम बात करते और आप तक उनकी बात को पहुंचाते। लेकिन लकीली आज हमारे साथ एक साइंटिस्ट मौजूद हैं जो एनवायरमेंट साइंटिस्ट हैं, जैसे नीदरलैंड से आप पढ़कर आए और नीदरलैंड से आपने जो है वो एनवायरमेंट साइंस में बहुत कुछ किया। इसके अलावा आप जो है वो इसके अलावा आप स्विट्जरलैंड में भी तालीम हासिल कर चुके हैं और दो किताबों के आप ऑथर हैं। इसके अलावा 150 से ज्यादा आर्टिकल्स एनवायरमेंट और वाटर सस्टेनेबिलिटी पर लिख चुके हैं। इसके अलावा ये है कि आपका काम गिद्धों पर रहा है कि गिद्ध जो है वो एनवायरमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट होते हैं, कि गंगा की सफाई और गंगा के ऊपर जो है गंगा बचाओ आंदोलन में बाकायदा इनका एक रोल रहा है। और ये अपनी और बहुत सारी परफॉर्मेंसेज हैं, कारगुजारियां हैं, जिसके बारे में हम आपको लगातार इनके साथ जब चर्चा कर रखेंगे तो बताते रहेंगे। लेकिन हम सीधे स्वागत करते हैं और आपको मिलवाते हैं डॉक्टर हिशमी जमील से। डॉक्टर हिशमी जमील, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीधे आपसे सवाल करते हैं और वो ये कि इस वक्त जो लॉकडाउन के बाद नेचर के ऊपर इसका असर पड़ने जा रहा है वो किस तरह का होगा और उससे क्या नुकसानात होंगे इंसानियत को और क्या फायदे? देखिए, जब भी कोई चेंज एकदम से होता है तो उसका हम लोगों के ऊपर एक शॉक सा लगता है। जैसा अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये लॉकडाउन हुआ तो एक शॉक सा है सबके अंदर। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ। बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी, बहुत सारे काम धंधे बंद हो गए और लोग जहाँ थे वहाँ रह गए और शौक है। इसी तरह से जो हमारा नेचर है, नेचर में अगर बदलाव धीरे धीरे होता है तो उस बदलाव से हम नेचर अपने आप को चेंज करता है, अडॉप्ट करता है, अलग अलग तरह की अडॉप्टेबिलिटी आती है। लेकिन एकदम से बंद होना, और हम देख रहे हैं कि नेचर ने एक अच्छा दिखाई दिया कि एयर गाड़ियाँ बंद हो गई। हमारा जो ऑयल का कंजम्पशन था इंडिया का वो हाफ हो गया। हमारी जो नौकरियां थी वो बहुत सारी कम हो गई, सारे रोजगार खत्म हो गए। तो हमारा जो दिनचर्या था वो बिल्कुल बंद हो गया और हम एकदम एक जगह खड़े हो गए। ट्रेनें बंद हो गई, हवाई जहाज बंद हो गए। तो इस सब का जो हमें इमीडिएट दिखाई दे रहा है कि एयर क्वालिटी साफ इम्प्रूव हो गई या विजिबिलिटी बढ़ गई, ये एक ऐसी चीज़ थी कि एक पॉपुलेशन प्रेशर था, उसकी वजह से हम लोग देख पा रहे थे कि ये पॉल्यूशन हो रहा था। लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन खुलेगा और फिर किस तरह से हमारी जो एयर क्वालिटी है वो फिर ख़राब होगी, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा वेहिकुलर पॉल्यूशन जो है, हम लोग की जो आमोदरफ्त है, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है एयर क्वालिटी पर। अब जैसा कि बहुत सारे लोग और बहुत सारी रिपोर्टें लोग दिखा रहे हैं कि वाटर क्वालिटी इम्प्रूव हो गई है या गंगा जमुना साफ हो गई है। अब आप सोचने वाली बात है, सरकार ने पिछले 20 सालों में इनकी सफाई के लिए हर मुमकिन कोशिश की और जिसमें 20,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा खर्च हुआ, लेकिन ये साफ नहीं हो पाई। साफ क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि लोग बाग उसको पॉल्यूट करते गए। अभी लॉकडाउन की वजह से जो सोशल पॉल्यूशन होता था और जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता था वो रुक गया। उसके रुकने की वजह से क्या हुआ कि वो दिखाई देने लगी कि साफ हो गई है, लेकिन उसकी जो वाटर क्वालिटी है अभी भी क्लियर नहीं हुई है, उसमें अभी भी बहुत सारा पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अभी रिसेंट रिपोर्ट है, उन्होंने काफ़ी लोगों की मांग के बाद उन्होंने अपलोड किया। 20 पॉइंट्स का ऐसा डाटा है कि जहां गंगा में पानी पीने योग्य नहीं है। तो हमें एक तरफ दिखाई दे रहा है कि हमारा एनवायरनमेंट अच्छा हो गया, दूसरी तरफ आप देखिए कि लोग खुश हो रहे हैं कि जानवर दिखाई दे रहे हैं, शहरों में जानवर आ रहे हैं। आप सब जानते हैं कि मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो लोग इस प्रॉब्लम से अच्छी तरह वाकिफ हैं जो कि उन एरियो में रहते हैं जहाँ पे हाथी हैं या जहाँ पे एलिफेंट रिजर्व्स हैं और जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स को सरकार ने वर्मिन घोषित कर दिया था, जिनकी वजह से हमारी खेती ख़राब हो जाती है या लोगों पे अटैक करते हैं। तो आप सोच सकते हैं, ये जानवर जब नील गाय शहर में दिखाई दे रही है, अभी जब ट्रैफिक रुका हुआ है, जब हमारा ट्रैफिक खुलेगा तो जाहिर सी बात है ये हमारी गाड़ियों से टकराएगी और जब गाड़ियों से टकराएगी तो जाहिर सी बात है कि एक्सीडेंट्स होंगे।
और हमारा जो एक सोचना है कि लॉकडाउन के बाद इन्वायरमेंट को हम बचा पाएंगे, हो सकता है कि हम एक अनसेफ इन्वायरमेंट दे पाए की तरफ जा रहे हैं। अगर हम चाहते हैं अपने इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखना और अपने इन्वायरमेंट को लॉकडाउन के बाद भी बहाल रखना, तो वर्क फ्रॉम होम एक अच्छा प्रयास है। लेकिन इसका एक दूसरा कारण आपकी सोशल लाइफ या आपका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है। आपका ट्रैवलिंग कम हो जाता है, तो जाहिर सी बात है आपकी जो गाड़ी पॉल्यूशन उत्सर्जित करती थी वो आजकल नहीं हो रहा है। आपके आने जाने से जो धूल मिट्टी उड़ती थी, सारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज रुकी हुई हैं। तो जब लॉकडाउन खुलेगा तो जाहिर सी बात है ये सारा पॉल्यूशन, जो पॉइंट पॉल्यूशन है, ये सब बढ़ जाएगा। और ये उसी तरह से हम लोग उसी इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को फिर ढूंढेंगे जो कि लॉकडाउन से पहले हम लोग ढूंढते थे। थैंक यू। डॉक्टर हिशमी, सवालात में से कुछ और सवालात, आपकी बातचीत से कुछ सवालात निकल कर आते हैं, जिसमें वाटर पॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो जाहिर है हमारे यहाँ वाटर, जैसे आप बता रहे हैं कि यानी एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, गंगा जमुना नदियां हमारी सब प्रदूषित हैं और रही हैं, और अभी तक भी उनका कोई स्टेटस मेंटेन नहीं हुआ है इतने लंबे लॉकडाउन के बाद भी। आपने बताया कि पानी हमारा अभी ठीक नहीं है, अभी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की आप रिपोर्ट बता रहे हैं। तो ऐसे में हम ये पूछना चाहते थे कि हमारे पास कोई विकल्प है ऐसा कि लॉकडाउन भी ना हो, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल लाइफ्स जो हैं वो स्मूथली चलती रहें, और हमारा वाटर पॉल्यूशन भी ठीक ठाक रहे, यानी वाटर की क्वालिटी भी ठीक रहे, एनवायरनमेंट हमारा ठीक साफ सुथरा रहे। इसके अलावा कोई विकल्प, इसके लिए आपके पास कोई विकल्प है एज साइंटिस्ट? देखिए, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम का ज़रूर सॉल्यूशन होता है। तो हम अगर सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी के 3 पिलर हैं बड़े इम्पोर्टेंट, जो कि हम मानते हैं कि सोशल, इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल। अब हम चाहते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट भी ठीक रहे और हमारी इकोनॉमी भी ठीक रहे और हमारा सोशल भी ठीक रहे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारा देश विश्व के कुछ ही गिने चुने देशों में से ऐसा है जहाँ पे हर चीज़ के लिए एक नियम उपलब्ध है। अगर आप एयर क्वालिटी की बात करें, वाटर क्वालिटी की बात करें, वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, आप पेंडेमिक की बात देखिए कि थे यहाँ पर कि पेंडेमिक आएगा तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो हमारे यहाँ हर चीज़ का लॉ अवेलेबल है। बस हमें जो करना है, जो हमारे लॉ में लिखा हुआ है, हमें उसका पालन करना है। अभी आप देखिए, कोरोना का जो है लॉकडाउन से काफ़ी हद तक इस पर पॉज लग गया, लेकिन लोग जहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे हैं वहाँ पे कोरोना बढ़ता जा रहा है। अभी आज ही की न्यूज़ थी कि साउथ कोरिया ने सोशल गैदरिंग अलाउ कर दी और पता चला एक नाइट क्लब में लोग इकट्ठे हुए और वहाँ पे 100 लोगों को जब टेस्ट हुआ तो कोरोना पाया गया। तो अब समझिए, जो नियम है, नियम का अगर ढील हो रही है तो उस ढील को हमें देखना है कि वो हमारी लाइफ को, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे सोशल चीज़ों को कैसे इम्पेक्ट करेगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट सुरक्षित रहे तो सरकार के नियम है, सरकार के नियम में एनवायरनमेंट को कंजर्वेशन करने के लिए बहुत सारे चीज़ें सजेस्ट की जाती हैं। जैसे आपका अगर पानी है तो पानी को आपको ट्रीट करके ही डिस्चार्ज करना है। बहुत सारी जगह सरकार ने ऐसा नियम बनाया है कि आप अपने प्लांट से वेस्ट वाटर को, जो पॉल्यूटेड है, उसको डिस्चार्ज ही नहीं कर सकते हैं। अगर सारी इंडस्ट्री इस चीज़ का पालन करने पर लगें, सारी कॉलोनियाँ इस बात का पालन करने लगे कि उनका सीवेज का पानी, सारे शहर इस बात का पालन करने लगे कि उनका पानी जो है दूषित ना गिरे, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, जो वाटर बॉडीज़ हैं, पॉल्यूशन हो रहा है वो रुक जाएगा। अगर हम अब बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो सरकार हमें बहुत सारे नियम, बहुत सारी चीज़ें बताती रहती है। ग्लोबली ये होता है कि प्लांटेशन किया जाए, इकोसिस्टम को इम्प्रूव किया जाए, पार्क्स को बनाया जाए। दिल्ली का आप एग्जाम्पल लीजिए, दिल्ली में पिछले 20 सालों में कुछ इतना अच्छा काम हुआ, ये सरकार की तरफ से हुआ, लोगों की तरफ से भी हुआ, कि वहाँ पे सीएनजी गैस का यूज़ होना शुरू हुआ। तो आपने देखा कि बहुत सारा जो पॉल्यूशन होता था वो रिड्यूस हुआ। फिर सरकार ने नियम बनाया कि वहाँ के जो बहुत सारे डिग्रेडेड एरिया हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं उगना, वहाँ पे पार्क बनाए। पार्कों के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च किया गया, उसमें हेल्थ की प्रोविजनिंग भी की गई कि लोग जाके वहाँ एक्सरसाइज भी कर सकें। तो हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी हमारे देश के विकास के लिए और हमारी खुशहाली के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम लोग हेल्दी रहेंगे मेंटली एज वेल एज फिजिकली,
then only we can contribute towards the national growth, towards the environment management. Environment जो होता है वो एक दिन में खराब नहीं होता है, ना वो एक दिन में सही हो जाता है। environment को खराब होने में भी टाइम लगता है, उसी तरह से उसको सही होने में भी। मैं जो सवाल था वो ये था कि हमारे पास विकल्प क्या है कि हमारा जो है सोशियो पॉलिटिकल और एनवायरनमेंट जो है वो कंट्रोल मेंटेन रहे और वो सब इंसानियत के लिए भलाई वाला बन सके। मेंटेन के लिए यही है, जो हमारे लीगल लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग ही सारा काम किया जाए। उसमें क्लियरली लिखा गया है एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए हर इंडस्ट्री का, हर चीज़ का, इवन आपकी कॉलोनी का, वट एवर यू आर डूइंग एक्टिविटी फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, प्रिस्क्राइब किया गया है सरकार की तरफ से। हम उसको फॉलो करें, और हम उसको अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो उसमें हमें बताया गया है कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से क्या होता है कि हमारा पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, साफ पानी की अवेलेबिलिटी। अगर हम वेस्ट वाटर डिस्चार्ज नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है वो रुक जाता है। इसी तरह से एयर क्वालिटी की हम बात करें कि एयर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं उनको लगाएं, तो जो आलूगी हम लोग पर्यावरण में डिस्चार्ज करते हैं PM 2.5 और PM 10 के, और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और बहुत सारी हानिकारक गैसें, तो इन सबको कंटेन किया जा सकता है। अब आपको एक एग्जाम्पल बड़ा छोटा सा मैं बताता हूँ बीजिंग का। वहाँ पर भी दिल्ली जैसी समस्या होती है, वहाँ पे भी दिखाई नहीं देता था, तो उन्होंने वो सारी चीज़ें की जो दिल्ली सरकार ने की, लेकिन उन्होंने उससे जाके आगे जाके क्या किया कि कुछ बड़े मशीनें ऐसी लगाई कि उन्होंने पर्यावरण से कार्बन को इकट्ठा करके डायमंड बनाए, और वो मना कबाड़ से जुगाड़ आप कह सकते हैं। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं चीज़ों। तो क्या हमारे यहाँ भी कबाड़ से जुगाड़ हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। कबाड़ से जुगाड़ हमारे यहाँ भी कुछ हो सकता है, तो फिर आप उसके लिए हम कुछ ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी या ऐसा कुछ जुगाड़ आप हमारी सरकार को सुझा सकते हैं जिससे हम कबाड़ से जुगाड़ करें और इन गैसेस से हम डायमंड बना सकें। अगर डायमंड नहीं तो कम से कम हम वो चीजें बना सकें जो हमारे देश के लिए और हमारे हित में हो, हमारे लोगों के हित में हो, देश के हित में हो, आवाम के हित में हो। तो हम डॉक्टर लोग साहब, चूंकि हमारे पास शॉर्ट टाइम का थोड़ा सा इशू है, तो हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर हाजिर होते हैं आपके साथ। तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और डॉक्टर हिशमी जमील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि ये जो है वो एनवायरनमेंट साइंटिस्ट हैं और दुनिया में अपनी खिदमत दे चुके हैं, दुनिया से तालीम हासिल करके आए हैं कई मुल्कों से। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनके अपने एक्सपीरियंसेस और तजर्बात जो है वो देश के किस तरह काम आते हैं। तो हम बात कर रहे थे। डॉक्टर हिशमी, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और जो हम आपसे बात कर रहे थे वो यही थी कि आप जो है वो कबाड़ से जुगाड़ की बात कर रहे थे और देश में जो है वो सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे थे, वाटर सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की। तो इस संबंध में आपके पास किस तरह के जुगाड़ हैं और किस तरह की योजना है साइंटिस्ट, एज एनवायरमेंट साइंटिस्ट, कि जिससे हम देश में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो आपकी योजना या आपकी पॉलिसी को अपना कर देश के लिए काम कर सकती है? देखिए, हम लोग की आबादी तकरीबन 130 करोड़ है, और इतनी बड़ी आबादी में जाहिर सी बात है कि हमारा एज ए इंडिविजुअल हम बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो इसमें एज ए इंडिविजुअल हम सबसे पहले अपना कार्बन फुटप्रिंट, कि हम कितना कार्बन उत्सर्जित करते हैं, हम उसको कैसे रोक सकते हैं, हम पानी कितना संरक्षित कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, कि हम दिन भर में कितना पानी यूज़ करते हैं। पानी और कार्बन, ये दोनों चीज़ें डायरेक्टली हमारी जो वाटर साइकिल होती है और जो कार्बन साइकिल है, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको इम्पैक्ट करता है। ये हुआ एज ए इंडिविजुअल हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एज ए इंडस्ट्री हम बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि जो कि एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं और जो नियम है उनका पालन करें, और उन नियमों के अनुसार ही हम अपना काम करें कि हमें जितनी भी इंडस्ट्री लगाने की, इंडस्ट्री चलाने की जो परमिशनें दी गई हैं, हम उनका पालन उसी प्रकार से करें जो कि हमें दी गई है। तो इससे हमारा जो पर्यावरण को सुरक्षित रखने का जो एक प्रयास है वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो पाएगा। सरकार के तौर पे सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हम पॉलिसी बना रहे हैं, जो हमने नियम बनाए हुए हैं, उन नियमों में अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जिससे लगता है
कि अभी पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो हमें उन लिमिट्स को और कम कर देना चाहिए। जैसे अभी COP24 हुआ, सारी दुनिया के कंट्रीज़ ने बात की कि हम अपना कार्बन एमिशन कम करेंगे, हम अपना जो कोयला यूज़ करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन में, उसको कम करेंगे। एक ये अच्छी बात है कि इंडिया ने इन सब चीज़ों पे काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की और हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। तो हम लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा हो हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करें, तो हमारा जो पॉल्यूशन हमारे पेट्रोल और डीजल के जलाने से, ईंधन के जलाने से हो रहा है, वो कम होगा। इन बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, जो लोगों को जूतों की, कपड़ों की ज़रूरत है, जब हम इनका प्रयोग करना, उपयोग करना बंद करेंगे, जाहिर सी बात है कि वो चीज़ें उन गरीबों के लिए भी यूज़ हो पाएंगी। और पूरी दुनिया में आपको मालूम होना चाहिए कि एक बहुत बड़ा प्रतिशत जो है वो गरीबी लाइन से नीचे है, जिनके पास जूते नहीं हैं, कपड़े नहीं हैं। अभी ये लॉकडाउन की वजह से माना जा रहा है कि पिछले 10 सालों में जो भारत की जनसंख्या 10 करोड़ के लगभग थी, जो कि गरीबी की लाइन से ऊपर आ गई थी, वो फिर गरीबी की लाइन से नीचे जा रही है। सरकार प्रयास कर रही है, सरकार के बहुत सारे पैकेजेस आ रहे हैं। अब ये पैकेज किस प्रकार से इम्प्लीमेंट हो पाते हैं और हमारे पर्यावरण को बचा पाते हैं, लोगों का रोजगार बचा पाते हैं, और किस प्रकार से जो एक सोशल डिस्टेंसिंग जो हो गई है उसको कैसे सही कर पाते हैं, ये सब हमारे आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्याएं हैं। लेकिन हम इन चीज़ों को ध्यान में रखें। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हम अपना कार्बन फुटप्रिंट कैसे कम करें और पानी को कैसे बचाएं। अपने घर में जो हमारे कबाड़ है, जैसे कबाड़ से जुगाड़, तो इंडिया दुनिया के कुछ ही ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे 100% सर्कुलर इकोनॉमी कह सकते हैं है कि हर चीज़ यूज़ हो जाती है। आपकी प्लास्टिक की बोतल तक पुरानी, उसको फिर यूज़ कर लिया जाता है, आपका पुराना टायर यूज़ हो जाता है, आपकी पुरानी हर चीज़ यूज़ हो जाती है। तो इंडिया ऐसा कंट्री है, तो इन चीज़ों को हमें, नियमों को आसान बना के, इसके लिए लोगों को ट्रेनिंग देकर, जिससे रोजगार भी लोगों को मिलेगा, और लोगों को एक बड़ी समस्या जो कचरे की है, जो कबाड़ की है, उससे भी हम लोग। डॉक्टर रेशमी, लेकिन एक आपने बात जो जो आप राय दे रहे हैं या जो हिंदुस्तान के कानून की बात कर रहे हैं, जो पहले से हमारे कानून के अंदर बहुत सारी चीजें मौजूद हैं जो देश के हित में है, इंसानियत के हित में है, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारे तमाम कवानीन का जब राजनीतिकरण हो जाता है और जब सियासत उसमें इन्वॉल्व हो जाती है और ताल्लुक उसमें आ जाता है, तो करप्शन पैदा हो जाता है। करप्शन की वजह से जो है वो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते और करवा पाते हैं। बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं जो वाकई हमारे लिए बिल्कुल बहुत ही यूजर फ्रेंडली, बहुत सिटीजन फ्रेंडली हैं। तो ये एक खैर पॉलिटिकल मुद्दा है, वो किसी पॉलिटिशियन से हम जिक्र करेंगे, लेकिन बहरहाल आपने जितनी भी राय दी हमें और जो कुछ भी मशवरा दिया, चाहे वो एज एन इंडिविजुअल आपने दिया हो या फिर हमें सरकारी स्तर पे या इंडस्ट्रियल स्तर पे दिया हो, हम आपके शुक्रगुजार हैं। हमारे साथ जुड़े उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रेशमी।